आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर को पेश किया गया है। एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया है। एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। और अब अंदर जैसा जानकारी भारत एक्सप्रेस आपको दे ही रहा है, इस वक्त एक बंद कमरे में इस पूरे केस को लेकर अभी क्योंकि कितने दिनों की कस्टडी मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। अमूमन अलग अलग केसेस में अगर आप देखते हैं, क्योंकि इसमें यूएपीए की एंट्री हो गई है, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, तो इसमें 30 दिनों की कस्टडी मिल सकती है एनआईए को। अब आप जानते हैं 30 दिनों की कस्टडी, उस ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें, पुलिस फोर्स का बड़ा डिप्लॉयमेंट, बाहर भी ज्यादा सिक्योरिटी किसी भी तरीके से। यहां पर अब से कुछ देर पहले तक मीडिया भी खड़ी थी, तो उनको भी वहां से क्लियर किया गया। और अब यहां पर अब से कुछ ही देर में, ज्यादा वक्त नहीं है, जब ये चीज सामने आ जाएगी कि कितने दिनों की कस्टडी आज मिलती है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। कई ऐसे सवाल है कई चीजों पर। देखिए, भारत की एजेंसीज है, ऐसा नहीं है कि तहव्वुर राणा कौन है, कैसे पाकिस्तान आर्मी में था, क्या करके कनाडा पहुंचा, इन तमाम चीजों पर तफ्तीश नहीं हुई होगी। एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार होगा एजेंसीज के पास, ये बात मैं आपको बता सकता हूं और आप भी जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि आज से तहव्वुर राणा कौन है, अब तक तहव्वुर राणा ने क्या किया, अब शुरू होगा, नहीं। सारी चीजें तैयार है, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार है। अब यहां से कड़ी दर कड़ी जोड़ने का प्रयास शुरू होगा। इससे पहले भी देखिए, डेविड कोलमैन हेडली, ये नाम आपने सुना होगा। तहव्वुर राणा किस तरीके से कनेक्शन में था उनके साथ, क्या उन दोनों के बीच के संवाद को, उस कन्वर्सेशन को अब पब्लिक के बीच में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अब तक 26/11 को लेकर क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ सत्य इकट्ठे किए हैं, और अब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर। 26/11 के बाद भारत कई मायनों में बदला है, चाहे आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, या फिर फॉरेन पॉलिसीज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि भारत अगर कह रहा है कि यह आतंकवादी है तो लोग उसको सुनते हैं, देश उसको सुनते हैं। विदेशों में बैठे आतंकी इस बात से थर-थर कांपते हैं कि अब यह पुराना भारत नहीं है, मजबूती के साथ एलिमिनेट भी करेगा, रिटेलिएट भी करेगा। और अगर तुम 7 समुंदर पार छिपने चले गए तो इतना मादा ये नया भारत रखता है, हमारी एजेंसीज रखती है, हमारी इंटेलिजेंस रखती है कि आपको वहां से भी खींच कर ले आएंगे। अंजाम क्या होगा आप देखिए। रात के 11:05 हो रहे हैं और अभी एनआईए की स्पेशल कोर्ट में तहव्वुर राणा, जिसको 26/11 का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो इस वक्त कोर्ट में खड़ा है। कुछ ही देर में वो बड़ी खबर भी आ जाएगी, कितने दिनों की कस्टडी मिली उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन ये एक बड़ा संघर्ष रहा, एजेंसीज के सामने बड़े चैलेंजेस रहे। पाकिस्तान का जिक्र, जहां जहां आतंकवाद का जिक्र, वहां वहां पाकिस्तान का जिक्र। लेकिन जैसे ही तहव्वुर राणा की कस्टडी प्रत्यर्पण की खबर आई, पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। अब यहां पर बात पाकिस्तान की भी क्या ही करनी, लेकिन यह बात सच है, आतंकवाद का वो बीज जो पाकिस्तान ने बोया है, वो अब देखिए, जो आपने बोया है वो आपको काटना होगा। दुनिया के सामने आप एक्सपोज लगातार हो रहे हैं। तहव्वुर राणा की कस्टडी जब मिल जाएगी, देखिए अभी भी है तो कस्टडी में एनआईए की ही, लेकिन अब कोर्ट से ऑफिशियली एनआईए को कस्टडी जब सौंपी जाएगी कि इतने दिनों के लिए आपको सौंपा जा रहा है तहव्वुर राणा, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाइए। अब वो कितने दिन के लिए मिलता है वो देखने वाली बात होगी। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अंदर की तस्वीर है, एक बंद कमरे में, क्योंकि एनआईए आप जानते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, देश की अखंडता, संप्रभुता से जुड़े कई इंपॉर्टेंट केसेस को एनआईए ही हैंडल करता है। बहुत सेंसिटिव केसेस को एनआईए ही हैंडल करता है। आतंकवाद से जुड़े जो बड़े केसेस होते हैं उनको एनआईए, उसमें एनआईए की एंट्री होती है। और ये आप जानते हैं 26/11 कोई छोटी मोटी बात है नहीं। अगर एक बड़े नासूर के तौर पर हम 26/11 को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये गलत नहीं है। और उसके बाद से देश बदला है, सरकारों के संकल्प बदले हैं, और ये उसी संकल्प का परिणाम है कि आज इस वक्त तहव्वुर राणा, जो कि 7 समुंदर पार था, आज भारत की धरा पर मौजूद है एनआईए कोर्ट के सामने। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण, जो कि लगातार आपने गोपाल कृष्ण को देखा होगा, सुबह से ही तस्वीरें बता रहे हैं, अपडेट्स उनके पास जो पहुंच रहे हैं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, बहुत आसान और टेक्निकल चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। मैं आपसे गोपाल जी समझना चाहूंगा, मैं तो देख ही रहा हूं, लगातार आप लाइव दे ही रहे हैं, बार बार वही घिसे पिटे सवाल, कितने दिन, कितना वक्त। और हालांकि ये बात हर एक इंटेलेक्चुअल जानता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कितनी देर तक चलने वाली है, ये बात शायद कोर्ट को भी नहीं पता होती, अंदर दलीलें चलती हैं, जरा चलती हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, एनआईए की कार्यशैली किस तरीके की रहती है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, इस बारे में प्लीज आप मुझे बताइएगा।
जी बिल्कुल रोहित, बहुत सही सवाल आपने किया, क्योंकि सभी जो दर्शक हैं हमारे वो भी इस चीज को जानना चाहते हैं। तो एनआईए जब भी किसी की गिरफ्तारी करती है तो सबसे पहले जो है उसकी मेडिकल चेकअप कराया जाता है और उसके बाद अदालत में उसको पेश किया जाता है। इसके लिए एनआईए का एक स्पेशल कोर्ट होता है। सिर्फ उसी कोर्ट में एनआईए से संबंधित मामले की सुनवाई होती है और वह जो कोर्ट है बंद कमरे में सुनवाई करता है। वहां पर एनआईए के वकील और जो आरोपी होता है उसके वकील के अलावे बाकी किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है बंद कमरे में, इसीलिए सुनवाई की जाती है। तहव्वुर राणा के मामले में भी यही किया जा रहा है, बंद कमरे में सुनवाई हो रही है। हालांकि रिमांड को लेकर के बहस चल रही है। दयानंद कृष्णन जो वरिष्ठ वकील हैं वो दलीलें रख रहे हैं और उनका सहयोग जो भारत सरकार की ओर से जो वकील नियुक्त किया गया राजेंद्र मेनन, वो जो है दलीलें रख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो नालसा की तरफ से तहव्वुर राणा को जो वकील मुहैया कराया गया है वो वकील तहव्वुर राणा का पक्ष रखेगा। उसके बाद दोनों पक्ष की जीरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाए। लेकिन एनआईए के पास यह अधिकार होता है, चूंकि यूएपीए के तहत जो है इसकी गिरफ्तारी की गई है तहव्वुर राणा की, तो 1 महीने तक एनआईए रिमांड पर ले सकती है। यह अधिकार हमारा संविधान दे रखा है, उसमें यह प्रावधान है। तो 1 महीने तक एनआईए चाहे तो किस्तों में यानी कि 15 दिन 15 करके ले सकती है, 10-10 दिन करके ले सकती है, 1 महीना की भी मांग सकती है। वो अदालत के ऊपर निर्भर है कि एनआईए को कितने दिन की रिमांड दे। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद अगर फर्दर जो शेष अवधि बच जाती है और एनआईए को लगता है कि नहीं जांच में कुछ नए तथ्य निकल करके सामने आए हैं, तो फिर एनआईए एप्लीकेशन मूव करेगी और कहेगी कि जो रिमांड की अवधि बची हुई है उस रिमांड की अवधि दी जाए, क्योंकि इसमें नए तथ्य सामने आए हैं और उससे संबंधित जांच जरूरी है। ऑब्वियसली गोपाल जी, ये तो आपने टेक्निकलिटीज को समझा दिया। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि अभी एनआईए की तरफ से 14 दिनों की रिमांड मांगी गई है। एनआईए की तरफ से कहा गया है कि हमें 14 दिनों की रिमांड चाहिए। अब फैसला इस बात पर हो रहा है कोर्ट कितने दिनों की रिमांड सौंपता है तहव्वुर राणा को। गोपाल जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार, ये आज का केस तो है नहीं, हम बार बार कह रहे हैं 17 साल बाद ये पूरा इंसाफ होगा, जो भारत को एक बड़ा घाव दिया, पूरा भारत इंतजार कर रहे हो। और ना सिर्फ पूरा भारत बल्कि वो दुनिया जो चाहती है कि आतंकवाद मुक्त दुनिया हो, वो कहीं ना कहीं आज इस प्रोसीडिंग्स को आपको सुन रही होगी, हमको देख रही होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, इससे पहले भी एनआईए कई बार कोर्ट्स पहुंची, एनआईए की तैयारी कितना पुख्ता है? देखिए रोहित, एनआईए की पुख्ती तैयारी है। जब जिस दिन अमेरिकी की निचली अदालत ने इसको प्रत्यर्पण की अर्जी को मंजूर किया एनआईए की और कहा कि अब इसे तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है, उसके बाद से ही एनआईए की उम्मीद जग गई। और एनआईए ने जब जब तहव्वुर राणा उसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी, एनआईए ने मजबूती के साथ वहां पर अपना पक्ष रखा। वो तमाम सबूत जो है वो प्रस्तुत किए अमेरिकी अदालत के समक्ष। जो अजमल कसाब के बयान हो या मुंबई जो है हमले से संबंधित जो फाइलें हो, उन सभी तथ्यों को देखने के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है इसकी मांग को यानी कि इसकी गुहार को जो है मानने से इनकार कर दिया और अर्जी को खारिज करते हुए जो है भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया। जिसके बाद से ही जो है एनआईए की जो अधिकारी हैं वो एक अपने टीम के साथ जाते हैं, जिस टीम में 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होते हैं, एक महिला आईपीएस अधिकारी उसमें शामिल होती हैं। और वो टीम लेकर के आज जो है तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट पर लेकर के पहुंचती है। उसके बाद वहां पर जो अस्पताल है वो मेडिकल चेकअप कराया जाता है और तब उसे पटियाला हाउस कोर्ट में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ यहाँ लाया जाता है और अदालत में पेश किया गया है। लेकिन तहव्वुर राणा को लेकर के अब देखना होगा कि एनआईए ने जो सवाल तैयार कर रखा है, आखिर वो सवाल कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जरिए तहव्वुर राणा का जवाब जानना चाहेगी और उसके अंतिम अंजाम तक उसको पहुंचाने में मददगार साबित होगा। क्योंकि अजमल कसाब की अगर हम बात कर लें तो उसे अंतिम अंजाम यानी कि फांसी के फंदे तक पहुंचाने में 4 साल का वक्त लग गया था और ये खुद 17 साल बाद इसको प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। तमाम वो सबूत एनआईए के पास मौजूद हैं। तो यह हो सकता है कि स्पीडली ट्रायल शुरू करके इस मामले में जल्द से जल्द अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जाए। गोपाल, अभी मैं आपको सुन रहा था, लगातार आप अपडेट्स दे रहे थे, मैं खुद पीसीआर में बैठकर आपको सुन रहा था। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट निकाला कि कनाडाई नागरिक है, अमेरिका से गिरफ्तारी हुई, भारतीय एजेंसी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
कनाडा के साथ पिछले कुछ वक्त में जस्टिन ट्रूडो भी थे, बहुत अच्छे रिश्ते भारत के नहीं रहे, अलग अलग मंचों से वो भारत को टारगेट करते रहे। अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छे हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई, तो उसी मंच पर सारी चीजें, वो प्लेटफॉर्म बनता हुआ सबको नजर आएगा। यहां पर हमारी एनआईए के सामने क्या कुछ चैलेंजेस आपको नजर आते हैं? बिल्कुल सही सवाल है रोहित, क्योंकि एनआईए के पास सबसे बड़ा जो चैलेंजेज यह हो सकता है कि तहव्वुर राणा के जब वकील पेश होंगे तो वह यह कह सकते हैं कि चूंकि ये कनाडाई मूल का नागरिक है और अमेरिका से इसे प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है, तो जिस देश का वह नागरिक है वहां का कानून का पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा एनआईए के लिए संकट यही है कि क्या वहां के कानून का वो पालन करे या फिर अमेरिका और भारत के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई है उस संधि के तहत इस मामले को आगे बढ़ाए। लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो मानते हैं कि जो अमेरिका और भारत के बीच में संधि हुई है, प्रत्यर्पण संधि, उस संधि के हिसाब से ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हर देश के साथ अलग अलग अपनी संधि होती है, क्योंकि जब मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ था उस समय जो है अबू सलेम को जब प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था तो उसे फांसी की सजा इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वहां संधि में कहा गया था कि इसे भारत ले जाने के बाद फांसी नहीं देंगे। साथ ही मेनन बंधु जो सीरियल ब्लास्ट मामले में शामिल थे उन्हें भी जो है कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया था। तो कई ऐसे प्रत्यर्पण हुए, भारत में लाया गया प्रत्यर्पण कर आतंकवादियों को या बड़े लोगों को, लेकिन उसे अंतिम अंजाम यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वहां तक उसे नहीं पहुंचाया जा सका। ये आपने एक मेरे मन में एक और क्यूरोसिटी पैदा कर दी गोपाल जी, क्योंकि मैं जान रहा हूँ अलग अलग देशों के साथ हमारी अलग अलग संधियां हो सकती हैं, अलग अलग ट्रीटीज हो सकती हैं, और उन्हीं ट्रीटीज के हिसाब से अगर दो राष्ट्र एक साथ आते हैं तो कुछ ट्रीटीज को मानना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहां पर हम बार बार कनाडा 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 का जिक्र कर रहे हैं, कनाडा की अपनी एक न्याय प्रणाली है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पिछले कुछ वक्त में, देश की जनता भी बहुत स्मार्ट है, वो समझ चुकी है कि ऐसे मसलों को लेकर अगर एक राष्ट्र खुश नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी कनाडा से नहीं हुई, कनाडा और भारत के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो कनाडा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कनाडा के साथ एक वक्त पे रिश्ते बहुत अच्छे थे लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि खालिस्तानी समर्थक, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। कनाडा इसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पर। यह आपको लगता है इस चीज के संभावना या प्रोबेबिलिटी आपको नजर आती है, या फिर दूसरे पैटर्न पर अगर हम देखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों आतंकवाद मुक्त दुनिया की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कनाडा इसमें उंगली या कनाडा इसमें हाथ डालना प्रेफर भी करेगा? देखिए रोहित, अगर मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कनाडा को, इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत और कनाडा के बीच में आज के जो मौजूदा समय है, इस समय जो है बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो हो सकता है कि जरूर इसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास करे। लेकिन अमेरिकी दबाव में या जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसके चलते जो है खुल करके किसी भी तरीके का वो विरोध न कर सके। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे ही पाकिस्तान को यह पता चला कि तहव्वुर राणा को भारत जाने का रास्ता साफ हो गया है, पाकिस्तान ने इन चीजों से पाला झड़ना शुरू कर दिया और कहा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कि 2 दशक से पाकिस्तान का पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कराया है इसने, और वह पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, वह कनाडाई नागरिक है, इसलिए पाकिस्तान पर आरोप लगाना बेबुनियाद है, गलत है। इस तरीके के जो है पाला झाड़ने शुरू हो गए थे। हालांकि पाकिस्तान की शुरू से फितरत रही है कि इस तरीके की जब भी आरोप भारत सरकार द्वारा लगाया गया है उसको सिरे से वो खारिज करता आ रहा है। अब अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली इस पूरे केस को लेकर बात करूं, एनआईए की कार्य प्रणाली को लेकर बात करूं, एनआईए कोर्ट्स को लेकर मैं बात करूं, ऑब्वियसली एनआईए अगर किसी केस में हाथ डालता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत गंभीर होता है, देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ केस होता है, तो ऑब्वियसली उन्हीं तरीकों से इस पूरे केस को देखा जाता होगा। अभी एनआईए की तरफ से दयानंद कृष्णन जी अपनी दलीलें रख रहे हैं, ऐसी जानकारी मेरे को आ रही है, लेकिन आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्योंकि केस आज का नहीं है, लगातार इसके लिए एनआईए ने भी बड़ी तैयारी की होगी, इससे पहले भी 26/11 को लेकर कोर्ट्स में कई प्रोसीडिंग्स हुई थी, उनको भी आपने कवर किया। एनआईए किस तरीके से इस केस में आगे बढ़ा कि आज, क्योंकि तहव्वुर राणा जैसे आतंकी का प्रत्यर्पण भारत कर पाया, 7 समुंदर दूर से उसका गिरेबान पकड़कर ला पाया, यह अपने आप में एनआईए के लिए बहुत बड़ी जीत है।
जी बिल्कुल रोहित, जब मुंबई हमला हुआ था उसके बाद से टेरर फंडिंग हुई थी और कहा गया था कि डेविड हेडली और तहव्वुर राणा इन दोनों ने ही उन सभी आतंकवादियों को फंड और हथियार मुहैया कराए थे। इन दोनों पर यही आरोप था। इसी सिलसिले में एनआईए ने जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था और आज इसी मुकदमे के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मूल केस है मुंबई हमले का, जो मुंबई के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, वो वहीं पर चलेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या इस तहव्वुर राणा को भारत के यानी कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाता है, स्पेशल अंडर सेल में रखा जाता है, या फिर उसे ऑथर रोड जेल, जो सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी ले जाया जाएगा। क्योंकि एनआईए के पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस आने वाले समय में वो भी ट्रांजिट रिमांड पर उसे ले जाकर के पूछताछ करेगी और वो भी अपने मामले में उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की जो है कोशिश करेगी। तो तहव्वुर राणा के लिए सिर्फ एक मुसीबत नहीं है कि सिर्फ एनआईए से उसे छुटकारा मिल जाए, बल्कि मुंबई पुलिस भी उसे पूछताछ आने वाले समय में करेगी और उसे तमाम जगहों पर ले जाया जा सकता है जहां जहां उसने रैकी की है। मसलन कि दिल्ली रैकी उसने किया है, उत्तर प्रदेश किया है, मुंबई किया है, तो कई ऐसे जगह है जहां पर डेविड हेडली के साथ मिलकर के उसने रैकी की थी। तो उन सभी जगह पर एनआईए और मुंबई पुलिस ले जाकर के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। हालांकि अजमल कसाब को जब फांसी दी गई थी तो उस दौरान ही काफी सबूत एनआईए के हाथ लग चुके थे, मुंबई पुलिस का हाथ लग चुके थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सका था। तो तहव्वुर राणा को जो है अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में एनआईए या मुंबई पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी अगर इस रिकॉर्ड को देखा जाए तो। हम लोग लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आप पॉलिटिकल चीज़ों पर भी, क्योंकि जो सवाल एंकर पूछेगा आप उसी के इर्द गिर्द जवाब देंगे, मैं ये भी सुन रहा था। पॉलिटिकल एंकर भी, हालांकि पॉलिटिकल में आप बहुत ज़्यादा रहते नहीं हैं, आप तो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग में रहते हैं, न्याय प्रणाली को आप बेहतर समझते हैं। इसलिए मेरा अगला सवाल, मेरे तमाम सवाल सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका और एनआईए की कार्यशैली की तरफ ही रहेंगे। गोपाल, मैं आपसे वही जानना चाहूँगा जिसके आप एक्सपर्ट हैं। हालांकि आप किसी भी चीज़ पर बात रख सकते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों के, और मैं खुद एक एंकर के तौर पर नहीं, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते इन चीज़ों को, इन टेक्निकल पहलुओं को समझना चाहूँगा। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि एनआईए की कार्यशैली, जिसको हम लगातार काम कर रहे हैं, जिस चीजों को हम लगातार देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अब यहां से एनआईए का मोडस ऑपरेंडी किस तरीके से रहेगा, यहां से आगे इस केस को कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये पूरा केस जो था 2008 का था। कई लोग, अब जैसे आतंकी अजमल कसाब, उनका पूरा कबूलनामा, उसका पूरा कबूलनामा, उस आतंकी का पूरा कबूलनामा रहा। अब आतंकी तहव्वुर राणा भी देश में आ चुका है। न्याय प्रणाली को लेकर ये एक भरोसा और ज्यादा बुलंद करने वाली बात आ जाएगी कि भले ही आपने 2000, आप ये मत सोचिए कि 2008 से 2025 आ गया, लोग भूल गए होंगे। ये केस ऐसा केस है जिसमें भारत की न्याय प्रणाली आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, आपको 7 समुंदर दूर से खींच लाएगी। ये ताकत है भारत की न्याय प्रणाली का। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। जहां तक एनआईए के प्रोसीडिंग शुरू का सवाल है कि किस तरीके से शुरू होता है, तो एनआईए जब अरेस्ट करती है तो मैंने जैसा कि बताया कि मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां जहां से उस का लिंक जुड़ेगा वहां वहां पर एनआईए जो है पहुंचेगी और पूछताछ के दौरान जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा उनसे आने वाले समय में एनआईए उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी। इस सिलसिले में पूछताछ के बाद जो है अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करेगी और इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया जाएगा और उसमें तय किया जाएगा कि इनके खिलाफ अभी तक जो जांच हुई है, किन किन धाराओं के तहत मामला बनता है, उन्हीं धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा कि इन धाराओं के तहत ट्रायल शुरू किया जाए। और ट्रायल में जो एजेंसी होती है, सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो या बाकी जो एजेंसियां होती हैं, वो यह साबित करती हैं कि जो हमने आरोप लगाया है जिन धाराओं के तहत, उन आरोपों से संबंधित तमाम सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि वह आरोप जो है वो सही हो पाए। अगर अदालत को लगता है कि उन धाराओं के तहत जो जिन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित सबूत एजेंसी नहीं दे पाई है, तो फिर उन धाराओं के तहत उसे डिस्चार्ज किया जाता है और बाकी जो धाराएं हैं जिनमें एजेंसी जो है आरोप साबित कर देती है और सबूत पेश कर देती है जिसे अदालत मान लेता है, उसमें अदालत जो है सजा सुनाता है। ऑब्वियसली गोपाल जी, क्योंकि लगातार आप लाइव दे रहे हैं, हो सकता है कुछ अपडेट्स आए हो आपके फोन में, आप प्लीज उनको भी खंगाल लीजिए। प्लीज हैव सम वाटर ऑल्सो। मुझे नजर आ रहा है कि आपके गले में भी बार बार प्रॉब्लम हो रही है। इस बीच में दर्शकों को एक बार फिर से पूरा मामला बताता हूं। कुछ अपडेट हो रहा है, तुरंत आप अपना फोन भी चेक कर सकते हैं, वापस आप वो अपडेट हमारे साथ साझा कीजिएगा। देखिए, इस वक्त एनआईए की स्पेशल कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, इस पूरे मामले को लेकर दलीलें रखी जा रही हैं।
आतंकी तहव्वुर राणा अंदर ही मौजूद है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है। एनआईए के जो वकील हैं कृष्णन साहब, वो इस वक्त अंदर दलीलें रख रहे हैं। बाहर की तस्वीरें, बाहर का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट है और यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, यहीं पर एक कमरा है। बंद कमरे में एनआईए इस पूरे केस को लेकर जस्टिस साहब के सामने तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी तहव्वुर राणा की पेशी हो चुकी है और अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है जब वो बड़ी खबर जिसका इंतजार आप कर रहे होंगे वो खबर सामने आएगी। भारी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा था तो वहां से भी मीडिया को क्लियर किया गया। एनआईए के वकील हैं दयानंद कृष्णन जी, वो इस वक्त दलीलें रख रहे हैं। 14 दिनों की रिमांड मांगी है एनआईए ने। अब कितने दिनों की रिमांड यहां से मिलती है वो एक बड़ी खबर होगी, उसको भारत एक्सप्रेस ब्रेक करेगा। नजर हमारी लगातार बनी हुई है। 14 दिनों की रिमांड मांगी गई है आतंकी तहव्वुर राणा की। यूएपीए के तहत तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अपनी कस्टडी में एनआईए उसको ले चुकी है, लेकिन कितने दिनों की कस्टडी? और जैसा मेरे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि एक मोडस ऑपरेंडी होती है हर एक एजेंसी की। एनआईए की अपनी एक एजेंसी, अपना तरीका है, सीबीआई का अपना तरीका है, ईडी का अपना तरीका है, अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका अपना एक तरीका है। और एनआईए ने इस पूरे मामले में पहला कदम बहुत मजबूती के साथ, और ये कदम ऐसे नहीं है, आप सोचिए बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आप देखिए 2011 के बाद से ही एजेंसी से जुड़े तमाम अधिकारियों ने जो रिपोर्ट्स पेश की, डॉजियर्स पे डॉजियर्स गए। क्या आपको लगता है ये इतना आसान होगा कि अमेरिका को हमने बोला कि ये आतंकवादी है तो अमेरिका इस बात को मान गया होगा? वहां पर भी वो जेल में ही था। हर कोशिश की, टेक्निकल कोशिश की तहव्वुर राणा ने बचने के लिए कि मैं भारत ना जाऊं, लेकिन भैया ये कर्म है, ये कर्मा है। आप वापस उसी धरा पर पहुंचे हैं जहां पर आप रेकी करके गए थे। जिस देश को, जिस राष्ट्र को, जिसने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, जीव दया की बात की है, वहां पर आपने उसको एक बड़ा घाव दिया। और अब आप उम्र की इस सीमा में पहुंचे हुए हैं, आप उम्र के इस पड़ाव में हैं जहां पर देर रात आप कोर्ट में मौजूद हैं। आपका हिसाब किताब इसी धरा पर होगा। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, कुछ ताजा अपडेट आपके पास आया हो अंदर किन दलीलों को, क्योंकि अंदर खाने से अगर छन छन कर कुछ चीजें आती है तो प्लीज आप वो डिस्क्राइब कीजिएगा। जी बिल्कुल रोहित, अभी भी सुनवाई चल रही है और किसी भी क्षण जो है वो आदेश इस मामले में पारित किया जा सकता है और यह खबर निकल कर जरूर आ सकती है कि आखिर उसे कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया है अदालत द्वारा। लेकिन यह माना जा रहा है कि कम से कम 10 दिन की रिमांड पर अदालत जरूर भेजेगा, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है कि एनआईए जब भी 14 या 15 दिन, अगर हम बात कर लें कि दिल्ली पुलिस या सीबीआई या अन्य एजेंसियां मांगती हैं तो 14 दिन की मांगती हैं, और जब एनआईए मांगता है तो 15 दिन 2 टुकड़ों में मांगता है। तो उम्मीद है कि शायद 14 या 15 दिन की रिमांड मांगी गई होगी, तो 10 दिन कम से कम रिमांड जो है वो मिल सकता है एनआईए को। लेकिन देखना होगा कि क्या इन 10 दिनों में या जो भी रिमांड दिया जाएगा उस अवधि के दौरान एनआईए ने जो अभी तक सवाल तैयार किए हुए हैं, क्या उन सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं है। लेकिन अगर एनआईए को लगता है कि नहीं, इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, जिन सवालों के जवाब एनआईए जानना चाहती है उन आरोपों से संबंधित, तो दोबारा इसे कोर्ट में पेश करके और रिमांड की मांग कर सकती है और कह सकती है कि इसकी रिमांड की अवधि बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें सही उत्तर नहीं मिल पाया है, सही सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। एनआईए यह भी कह सकती है कि इसने जवाब देने में आनाकानी की है और उन सवालों का जवाब देने से जो है बचा है जो सवाल का जवाब एनआईए जानना चाहती है। आतंकवाद हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और भारत जैसे देश ने जिसने हमेशा से स्ट्रांगली कंडम किया है कि आप आतंकवाद को गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म में मत बांटिए, ये एक जहर है। आज आप दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी रगों में भी ये जहर जो है वो कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा गोपाल जी, जैसा मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप लगातार कोर्ट्स देखते हैं, प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, उसमें कितना बदलाव आया आतंकवाद जैसे मुद्दों से जुड़े जब केसेस कोर्ट्स में पहुंचे हैं? कई बार हम फास्ट ट्रैक का भी जिक्र करते हैं, कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है, वो जानते हैं, जो नए बच्चे भी देख रहे होंगे उनको भी पता होगा, उन्होंने भी स्लैंग्स में सुना होगा कि कई बार आतंकियों की फांसी को रोकने के लिए 2-2 बजे कोर्ट खुलवाए जाते थे। आज आतंकी को कितने दिनों की सजा मिलेगी उसके लिए भी कोर्ट काम कर रहा है। कोर्ट की अपनी एक प्रणाली है, लेकिन बीते दशक में आतंकवाद जैसे संगीन मुद्दों को लेकर कोर्ट्स में, उन प्रोसीडिंग्स में या हम सबके एटीट्यूड में कितना बदलाव आपने महसूस किया गोपाल जी?
जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा है, क्योंकि अदालत का एक नियम होता है। हमारा जो कानून है वह यह कहता है कि भले ही 100 गुनाहगार जो है छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को जो है बेगुनाहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हर स्तर पर जो है मौका दिया जाता है, और कसाब को भी मौका दिया गया था, जिसके चलते 4 बजे भोर में जस्टिस दीपक मिश्रा ने आदेश पारित किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उसे फांसी के फंदे तक लटकाया गया था। न सिर्फ हम आतंकवादियों की बात करें, दिल्ली गैंग रेप की अगर हम बात करें, तो उसके जो दोषी थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और अदालत ने रात के आधी रात को जो है अदालत बैठी और उस पर मुहर लगाया, और उसी के कुछ देर बाद जो है उन सबको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। तो अदालत एक अपनी जो है प्रक्रिया के तहत चलती है, और हर स्तर पर मौका देने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि अदालत में जो है लंबा मामला खींचता है और लंबी सुनवाई होती है, क्योंकि यह जो है हमारे जो भारत के जो संविधान है वो कहीं ना कहीं लचीला है। यही कारण है कि लोगों को हर स्तर पर मौका दिया जाता है, और इसमें जो है अंतिम नतीजे तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन जहां तक बदलाव का सवाल आपने सवाल किया है रोहित, तो जब से एनआईए का गठन हुआ है उसके बाद से एनआईए का स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, और कई इसके अलावा भी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किया गया, जिससे ताकि स्पीडली केसेस का निपटारा किया जा सके। लेकिन आतंकवाद से संबंधित केस के लिए सिर्फ एनआईए का गठन किया गया, जहां पर सिर्फ एनआईए से संबंधित मामले की सुनवाई होती है, ताकि जल्द से जल्द जो है उस मामले में अंतिम नतीजे तक पहुंचा जा सके। और इसी तहव्वुर राणा के मामले में भी ऐसा ही होगा। हो सकता है कि अदालत जो है डे बाय डे ट्रायल शुरू करके इसे जल्द से जल्द अंतिम नतीजे तक पहुंचे। हालांकि सूत्र यह भी बताते हैं कि इस मामले में बहुत जल्द चार्जशीट भी दाखिल हो जाएगी एनआईए की तरफ से, क्योंकि एनआईए ने जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें तहव्वुर राणा का भी नाम शामिल था। ऑब्वियसली, और वो तमाम तैयारियों के साथ एनआईए अब नजर आती है, और इसी वजह से जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ा कदम है, इंपॉर्टेंट कदम है, एक बड़ी जीत एनआईए के लिए है, देश के लिए है, भारत के लिए है। और ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, इंतजार आपको भी उसी चीज का है, इंतजार हमें भी उस चीज का है। मेरे सहयोगी लगातार अपडेट्स आपको दे ही रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट्स आ रहा है गोपाल आप तक वो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो अन्य टेक्निकल पहलू है, मैं तो यही चाह रहा हूं कि उसको लेकर अगर क्लैरिटी आपके और मेरे मन में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी भी आप देखिए अंदर दलीलें चल रही हैं, एनआईए के वकील जो हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। फिर क्योंकि हम जिस न्याय व्यवस्था में रहते हैं उसमें जैसा जिक्र अभी गोपाल जी ने भी किया कि 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन किसी गुनहगार को आंच ना आए, तो वो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। उस तरफ से भी दलीलें होंगी, उस तरफ से भी बातें होंगी, और उसके बाद जैसी जानकारी है, क्योंकि कई केसेस में जो कस्टडी या रिमांड लेना है वो 14 दिन मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसमें यूएपीए है तो इसलिए इसमें 30 दिन है। और गोपाल जी भी इसलिए बता रहे हैं कि अगर 14-15 दिनों की कस्टडी मांगी है तो कम से कम 10 दिनों की या उसके आसपास के दिनों की, या हो सकता है जितनी मांगी है उतनी भी कोर्ट दे दे। ये तो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है पूरी तरीके से। ये दो तस्वीरें जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये बाहर की तस्वीरें, यहाँ पर फोर्सेस का पूरा डिप्लॉयमेंट है, किसी भी तरीके से कोई टेंशन ना हो, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालनी। राजधानी की बात है भाई, दिल्ली की बात है, इसलिए फोर्सेस का भी पूरा डिप्लॉयमेंट है। और जैसा एनआईए का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, एनआईए किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, उस बारे में भी मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी से गोपाल जी से समझ लेता हूं। गोपाल जी, जिस तरीके के सोर्सेस बता रहे हैं कि एनआईए हेडक्वार्टर्स में भी 3rd फ्लोर को पूरी तरीके से एक सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन होगी, वहीं पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। अब तक जो एनआईए के पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, ऑब्वियसली हमारी एजेंसीज के पास, उसको लेकर उसके सामने रखा जाएगा। इस बाबत प्लीज मुझे कुछ अपडेट दे दीजिए। देखिए रोहित, बिल्कुल आपने सही कहा है कि एनआईए मुख्यालय में इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। 3rd फ्लोर पे इसे रखा जाएगा। कौन कौन से अधिकारी इससे पूछताछ करेंगे उनके नाम भी जो है वो तय हो चुके हैं, और वो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, यहां तक कहा जा रहा है। जैसे ही इसे एनआईए कस्टडी में लेगी और पटियाला हाउस कोर्ट एनआईए रिमांड पर भेजेगा, तो सीधे उसे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा, और वहां पर जो है हो सकता है कि इसको खाने के लिए पूछा जाए, और पूछताछ खाना खिलाने के बाद जो है पूछताछ शुरू की जाए, या अगले दिन भी पूछताछ शुरू हो सकती है। ये एनआईए के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एनआईए अपने जो रिमांड की अवधि जो है उसे बर्बाद करना नहीं चाहेगी। उसे चाहेगी कि जो रिमांड का समय मिला गया है उसे अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। यही कारण है कि जो भी एनआईए के मन में सवाल है, या जो भी एनआईए ने अपने सवाल तैयार कर रखे हैं, उसे संबंधित तमाम जवाब इससे जानने की कोशिश करेगी एनआईए इस रिमांड अवधि के दौरान। इस पूरे केस को अगर आप ओवरऑल देखें गोपाल जी, तो आपको क्या लगता है, आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर भारत ने जो हर बार बड़े बड़े मंचों से स्ट्रांग कंडेम किया,
कहा कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ने नहीं वाले, और न्याय प्रणाली जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि आप उन तमाम चीजों को टेक्निकली बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इस पूरे केस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2008 में पूरा जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने कई संकल्प लिए, मजबूत संकल्प लिए, और आज हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकी हमले, इन तमाम चीजों को घाटी तक ही सीमित करके रखा गया है। हमारी फोर्सेस तो यह भी दावा करती है कि वहां से भी हम आतंकवाद मुक्त भारत को, जो सपना हमारा है, उसको हम बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। इस पूरे केस को अगर आप देखें, आज तहव्वुर राणा, आपने इस केस को लेकर, मैं जानता हूं दिन भर, रात भर आपने रिपोर्टिंग की होगी, लेकिन आज तहव्वुर राणा का इतने सालों बाद भारत की धरा पर उसका हिसाब किताब होगा। इस पूरे केस को अगर ओवरऑल आप डिस्क्राइब करना चाहें तो। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा है। जब से यह 26/11/2008 में हमला हुआ था और उसके बाद से जो 175 गुनाहों की मौत हुई थी, जिसमें हालांकि 9 आतंकवादी भी शामिल थे, कई बड़े अधिकारियों ने भी अपनी शहादत दी थी, उसके बाद से ही भारत सरकार की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय जो है मंच पर उठाया गया था और कहा गया था कि जब तक दुनिया से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाता है तब तक जो है देश में तरक्की नहीं आ पाएगी, और एक मंच पर लाने की भारत सरकार द्वारा कोशिश की गई। और इसकी जो सहायता अगर कहा जाए तो अमेरिका ने भी जरूर इसकी जो है सहायता की, भारत का साथ दिया, तो आतंकवाद जरूर कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर से जो आए दिन वहां पर आतंकवादी घटना देखने को मिलती थी, उसमें कमी देखने को मिली है। देश में जो लगातार कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते थे, उसमें देखने को कमी मिली है। लेकिन तहव्वुर राणा जहां तक सवाल है, तो एक बहुत बड़ी कूटनीति की जीत के साथ ही पाकिस्तान जो है अब वो बेनकाब हो जाएगा कि जो हमला हुआ था उस दौरान आखिर कौन कौन से लोग इसके साथ लाइव जुड़े हुए थे और कौन कौन से वो अधिकारी थे जिसने सारे चीज जो है हर सुविधा इसको मुहैया कराई। और यह भी खुलासा हो पाएगा कि जब डेविड हेडली ने अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस मुंबई में खोलने का प्रयास किया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जब उसने दफ्तर खोलने की कोशिश की, इसके अलावा भी हेडली को राणा के मुताबिक कई सारी जानकारियां उसके पास थी कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। तैयारियों को लेकर के हेडली को भी काफी जानकारी थी, लेकिन हालांकि हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। तो देखना होगा कि क्या भारत सरकार जिस तरीके से तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण कर लाने में सफलता हासिल की है, क्या उसे भी लाने की कोशिश करेगी, या चूंकि सरकारी गवाह बन गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यह आने वाला समय और जांच के ऊपर निर्भर करता है, और भारत सरकार जो है इसको लेकर के आगे जरूर कोई ना कोई राय मशूरा जो है संविधान विशेषज्ञों से लेगी, और उसके बाद ही आगे जो है भारत सरकार द्वारा कदम बढ़ाया जाएगा। ये प्रत्यर्पण का जो पूरा प्रोसीजर रहा होगा ऑब्वियसली काफी इंटेंस रहा होगा, क्योंकि 2008 में 26/11 हुआ, 2009 से ही बताया जा रहा है कि 2009 से ही अमेरिकी जेल में बंद था, और 2009 से आप देखिए 2025 तक इतना लंबा वक्त लग गया, जबकि वो वैश्विक आतंकी के तौर पर देखा गया। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये प्रत्यर्पण की पूरी कार्यवाही क्या कुछ रहती है, इसमें क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, क्या प्रोसीडिंग्स रहती हैं? देखिए रोहित, जब 2008 का हमला हुआ था उसके बाद से डेविड कोडले जो है तहव्वुर राणा और हेडली दोनों यहां से भाग गए थे, और तहव्वुर राणा जो है वहां पर जाकर के छिपा हुआ था। लेकिन इसी बीच लश्कर तोयबा के साथ साठगांठ के आरोप में अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है FBI ने इसे गिरफ्तार कर लिया, और तब से यह वहां पर जेल में मौजूद था। और जब इसकी गिरफ्तारी हो गई तब भारत सरकार ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू किया और कहा कि हमें 2008 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में इसे आतंकी हमले में इसे भारत प्रत्यर्पण कर ले जाना है, लिहाजा इसकी मंजूरी दी जाए। और इसके लिए अदालतों में भारतीय एजेंसियों द्वारा अर्जी दायर करना शुरू की गई, जिसका तहव्वुर राणा के वकीलों द्वारा स्ट्रॉन्ग विरोध किया गया। हालांकि अदालत ने एजेंसियों द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए गए थे और जो दस्तावेज दिए गए थे, उन दस्तावेजों को सही मानते हुए उसकी अर्जी को हर बार खारिज किया। यही कारण है कि एजेंसियों को भारत जो है तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण कर भारत लाने में सफलता हासिल हुई है। लेकिन अब इस हासिल के साथ ही जब पूछताछ होगी तहव्वुर राणा से, तो इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसके साथ और कौन कौन से लोग हैं, और उन लोगों के
के तहत जो है यानी कि उन लोगों तक पहुंचने की एजेंसी जो है अब आने वाले समय में कोशिश करेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या तहव्वुर राणा अपना मुंह खोलता है, क्या उन सभी सवालों का सही तरीके से वही जवाब देता है जो एजेंसी जानना चाहती है। अब यहां से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए एक तो है कि तहव्वुर राणा को उसकी फाइनल जगह पर पहुंचाना है, ये एक बड़ा चैलेंज एनआईए के सामने होगा। इसके अलावा भी अभी भी हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों से एनआईए की कार्रवाई को हम देखते हैं। कई बार ऐसी जानकारी आती है कि स्लीपर सेल से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी यहां से जो कस्टडी मिलेगी, यहां से जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, यहां से जो इन्वेस्टिगेशन होगी, एनआईए एक काम तो एनआईए करेगी कि तहव्वुर राणा को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरा, इसके अलावा और कौन कौन से चैलेंजेस हैं या वो और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको साधना चाहेगी एनआईए इस प्रत्यर्पण के बाद? देखिए रोहित, इस बीच में एक और कानूनी पचड़ा जो है वो सामने आ सकता है, इसका उम्र। क्योंकि इसका उम्र का हवाला देकर के यह कहा जा सकता है कि इसे कैपिटल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप कैपिटल पनिशमेंट देंगे तो हम मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम इसे चुनौती देंगे। तो यहाँ तक इस तक बातें यह पहुंच सकती है तहव्वुर राणा के मामले में, क्योंकि तहव्वुर राणा डरा हुआ है। उसने बार बार यही गुहार अदालत से लगाता रहा कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जब अगर उसे प्रत्यर्पण कर भारत भेजा गया तो उसे भारत में टॉर्चर किया जाएगा, जिससे उसका जो है जान को खतरा हो सकता है। और यही आधार देते हुए बचने की लगातार कोशिश करता रहा है। हालांकि ये तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम रही है और उसे भारत प्रत्यर्पण कर लाया गया है। लेकिन अब एजेंसियां जब पूछताछ शुरू करेगी और जैसे जैसे जो है जवाब मिलेगा, वैसे वैसे जिन जिन लोगों की संलिप्तता इस मामले में सामने आएगी उन तक पहुंचने की एजेंसियां कोशिश करेगी और उनसे संबंधित तमाम सबूत इकट्ठा करेगी और उसके बाद फिर अदालत में जो है यह साबित करने की कोशिश करेगी कि न तहव्वुर राणा बल्कि इसके अलावा भी कई और ऐसे हैं जिनकी गिरफ्त तक पहुंचने के लिए एजेंसी जो है लगातार लगी हुई है और एजेंसी जो है वहां तक पहुंचेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बता दिया, उम्र का फैक्टर, क्योंकि आप इन चीज़ों को देखते हैं, रोज आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं, तो कुछ दाव पेच तो आपके पास भी आई चुके होंगे। आप भी जानते हैं किस तरीके से दलीलों को अंदर रखा जाता है। गोपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर, जैसा आपने एक फैक्टर का जिक्र कर दिया उम्र, फिर आपने दूसरे फैक्टर का जिक्र कर दिया कि भैया ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र, वो भी हमने देखा है, वो भी एक गैंग सा है जो कि इन आतंकियों के ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो कि शायद ह्यूमंस भी नहीं है। और एक तीसरा फैक्टर जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आप तो यही चाहते हैं कि कनाडा इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप ना करे, लेकिन कनाडा के पास भी एक अच्छा मौका होगा ये बताने के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए, वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो बैठकर भारत को धमकी देते हैं कनाडा में, उनको ही बताने के लिए कि देखिए अभी भी हम भारत के बीच में इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा एनआईए के सामने कि जल्द से जल्द तमाम चीजों को तथ्यों के साथ सबके सामने रख दे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। जी बिल्कुल रोहित, सिर्फ तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का ही नहीं है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के जरिए पूरी दुनिया को भारत ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में छिप करके क्यों न बैठे हों, आपको भारत जो है लाया जाएगा और आपकी गुनाहों की सजा जो है वो दी जाएगी। और यही जो है काम किया है भारत ने कि प्रत्यर्पण कर कोशिश के बाद प्रत्यर्पण कराया है और एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन तहव्वुर राणा का अगर कानूनी पचड़े का सवाल है तो उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। 2-3 वही विकल्प है जिस आधार पर वो बचने की अदालत से कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन एनआईए के पास बहुत सारे ऐसी दलीलें हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं। अजमल कसाब का वो बयान है जिसने अपने गुनाह को कबूला था, जिसके आधार पर उसे फांसी के फंदे तक लौटाया गया था। तो ये जो तमाम सबूतें हैं और जो बयान है वो इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए एनआईए के पास काफी है। ऑब्वियसली अब देखिए ज़्यादा वक्त है नहीं, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से ही, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं गोपाल कृष्ण, और अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे ही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उस न्याय प्रणाली की एक पूरी व्यवस्था है जिसको लेकर दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही एक फैसला आता है। वो बड़े फैसले का इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हर कोई कह रहा है कि इंसाफ तो होगा, भारत की इसी धरा पर ये इंसाफ होगा। अभी कुछ खबर आई है, कुछ अपडेट्स आए हैं गोपाल जी आप तक, अंदर किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किन पॉइंट्स को रखा जा रहा है, कुछ आया आपके पास?
देखिए रोहित, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूं कि कब खबर आए और कब ये पटियाला हाउस कोर्ट का गेट जो बंद है वो खुले और एनआईए जो है उसे रिमांड पर लेकर के जाए। इसका इंतजार न सिर्फ मैं बल्कि सभी जो है लोग यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। सुरक्षा जो है दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो भी उसी इंतजार में है कि कब यहाँ से वो रिमांड पर जाए ताकि यहाँ से जो है सभी चलें, क्योंकि लगभग 12 बजने वाले हैं और अभी तक कोई आदेश अदालत द्वारा नहीं आया है। लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि कभी भी अदालत का आदेश आ सकता है और अदालत जो है उसे रिमांड पर भेज सकती है। तो देखना होगा कि अदालत का जब आदेश आएगा तो कितने दिन की रिमांड पर भेजती है, यह जो है कुछ ही देर में यह साफ हो पाएगा। ये कुछ ही वक्त में साफ हो पाएगा। एनआईए की कार्यशैली को लगातार लेकर मैं सवाल पूछ रहा था गोपाल जी से, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स रहती हैं इस तरह के केसेस में, इसको लेकर मैं उनसे पूछ रहा था। बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, लगातार वो इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, वो अपडेट्स हम तक पहुंचाते हैं। और ये पूरा मामला देखिए, इंतजार इसका पूरा देश कर रहा है, दुनिया भी कर रही है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया। लेकिन अमेरिका जैसे राष्ट्र से, हमारे कोई छोटे मोटे देश से हमने कोई प्रत्यर्पण या कोई संधि करके किसी आरोपी को हम लेकर नहीं आए हैं। एक बड़ा नाम था जिसके तार आप देखेंगे तो बड़े बड़े आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं। डेविड कोलमैन हेडली का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे उन हैंडलर्स का जिक्र लगातार हो रहा है, हाफिज सईद का जिक्र लगातार हो रहा है। और हम अमेरिका जैसे राष्ट्र को, सुपर पावर को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं कि भैया ये भारत का आरोपी है, और आरोपी नहीं, ये भारत का दोषी है। 26/11 जैसे हमलों को इसने अंजाम दिया है। मास्टरमाइंड यही है, लगातार हैंडलर्स का काम ये कर रहा था। और ऐसे में ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की भी है। गोपाल जी, इस पूरे फैक्टर को आप कैसे देखते हैं कि कोई छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है, कोई मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, सुपर पावर, अमेरिका तक अगर भारत कुछ कह रहा है, बड़ी संख्या में डॉसियर्स हमने रखे होंगे, एजेंसीज ने तगड़ा होमवर्क किया होगा, इसी की वजह से आज तहव्वुर राणा भारत में। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। यही वजह है कि तमाम जो हमारे जांच एजेंसियों की तरफ से जो सबूत पेश किए गए, जो डोजियर दिया गया, जो रिकॉर्ड्स दिए गए, उसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भी इनकार जो है वो मानने से जो है मानने पर मजबूर हो गया और इस चीज को माना कि नहीं, वाकई जो है इसने गुनाह किया है। और यही कारण है कि उसे भारत जो है प्रत्यर्पण करने का रास्ता साफ हुआ है और अमेरिका ने भी उसे भेजने की हामी भरी है। अगर कोई अन्य देश होता तो शायद हो सकता है कि उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से अमेरिका ने लिया है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के चलते हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उसका भी एक नतीजा जो है वो देखने को यहाँ पर मिला है और यह भी एक कारण माना जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस जीत के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि आप जो है, अगर हम चाहें तो कोई भी आतंकवादी क्यों ना हो, आने वाले समय में हम उसे प्रत्यर्पण कर भारत लाएंगे। लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर भी सवाल खड़े हो और यह भी पूछा जाने लगे विपक्षी पार्टियों द्वारा कि तहव्वुर राणा के बाद क्या दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार लाएगी, और लाएगी तो कब लाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो इस पूरे केस के लिए आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं यहाँ से इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ूँ, आप लगातार अपडेट्स मुझको दे ही रहे हैं। देखिए, मूल सवाल तो वही है, कितने दिन? उसके लिए आपको भी इंतजार करना होगा, मुझको भी इंतजार करना होगा। उस बड़ी खबर के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है, ये बात भी बहुत लॉजिकल है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कितनी देर तक चलेगी ये कोई नहीं बता सकता, कोर्ट को भी नहीं पता। दोनों तरफ से दलीलें जब तक खत्म नहीं होगी, कोर्ट भी उसके बाद ही कुछ चीज़ देगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना गोपाल जी? सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि दोनों पक्षों की तरफ से जब दलीलें अधिक रख दी जाती है तो कोर्ट तत्काल आदेश पारित नहीं करता है। उसके लिए दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के लिए कुछ वक्त ले लेता है। तो हो सकता है कि इस मामले में भी कुछ वक्त ले ले, कहे कि हम आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद हम इस मामले में आदेश पारित करेंगे। यही कारण है कि इससे संबंधित आदेश आने में देरी हो रहा है, यह भी एक कारण माना जा रहा है। चूंकि बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई हो रही है तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जब मामले में आदेश पारित होगा और निकल करके चीजें जब सामने आएगी तभी हम उस पर भरोसा कर पाएंगे। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लगातार वो अपडेट्स भारत एक्सप्रेस आपको देगा। गोपाल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पटियाला हाउस कोर्ट से ही लगातार लाइव वो दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे केस को लेकर। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बाहर की तस्वीरें हैं, फोर्सेस का पूरा डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, ये भी सोच रहे होंगे जल्द से जल्द चीज़ें सामने आए, जल्द से जल्द अपडेट सामने आए तो ये भी आगे जाएं, क्योंकि यहाँ से फिर जाना है एनआईए के हेडक्वार्टर्स में,
तहव्वुर राणा को यहां से सीधा एनआईए के हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाएगा। और क्योंकि उम्र का जिक्र यहां पर गोपाल जी कर ही चुके हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। हर एक चीज पर लगातार बात होती है, तो हो सकता है खाना दिया जाए, डिनर करवाया जाए, खाना देना ही होता है। और एनआईए अब पूरी तैयारियों के साथ यहां से आगे बढ़ेगी। अभी इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। और तहव्वुर राणा का भारत आना वाकई कूटनीतिक तौर पर भारत की बड़ी जीत तो है ही, साथ ही आप ये फैक्टर भी देखिए कि आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर भारत ने अपनी आवाज रखी, दमदार तरीके से, जानदार तरीके से, दुनिया ने उस बात को हमेशा से सुना है, उस बात को हमेशा से माना है। मैं बार बार कह रहा हूं दुनिया ने उस बात को माना है, तो इसमें मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं उन राष्ट्रों को जो आतंकवाद को भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में डिवाइड कर देते हैं। ये दो तस्वीरें और आप देख लीजिए, जैसी कोई अपडेट आए गोपाल जी प्लीज आप बताइएगा। तब तक ये कुछ तस्वीरें मैं ये साझा कर देता हूं दर्शकों के साथ एक बार फिर से। तहव्वुर राणा कौन है? माता पिता पाकिस्तान, ये है तहव्वुर राणा के। हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में इसने पढ़ाई की, उसके बाद इसने नौकरी की पाकिस्तानी फौज में, डॉक्टर ये रहे पाकिस्तानी फौज में, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। उसके बाद 1997 में कनाडा चले गए, 12 जनवरी 1961 में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद आप देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी में रहे तो आईएसआई से भी करीबी रही होंगी, और आईएसआई से करीबी है तो आतंकियों से भी करीबी रहे होंगे। फिर उनके लिए काम करने लग गए, पैसे फंड जुटाने से लेकर आतंकियों को रिक्रूट करने तक के काम को तहव्वुर राणा ने देखा। 26/11 हमलों से पहले लगभग 8 से 10 बार भारत की रेकी की। वो मुंबई घूमा, वो ये आतंकी दिल्ली घूमा, आगरा गया, अलग अलग जगहों पर गया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है डेविड कोलमैन हेडली की। इसने राणा के कहने पर मुंबई में रेकी की, तस्वीरें, वीडियोग्राफी सब कुछ किए। इसका बैकग्राउंड क्या है? पिता पाकिस्तानी है, मां अमेरिकी है। हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में ये राणा से मिला है और 1977 में मां के साथ ही अमेरिका चला गया। इसलिए अगर आप इसकी शक्ल भी देखो डेविड कोलमैन हेडली की, तो वो नजर आता है ब्रिटिशर्स। और इस हमले में भी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा गया कि किसी अंग्रेज को भेजे तो कोई शक नहीं करेगा। और ऐसे में उस वक्त जो हुआ वो सबने देखा, कितनी जानें गई, 170 से अधिक सिविलियंस की जान गई, जिसमें भारतीय थे, जिसमें विदेशी मूल के नागरिक थे। और आज इंसाफ के लिए सबकी निगाहें बड़ी फोर्सेस के साथ, बड़ी सिक्योरिटी के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी की गई है। और ये बाहर के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर जो जानकारी मेरे पास आ रही है, हमारे पास आ रही है, भारत एक्सप्रेस आपको दे रहा है, वो यही है कि किसी भी वक्त चीज़ें आ सकती हैं। दोनों ही तरफ से दलीलें रखी जा रही है और दलीलें कई बार जैसे बड़ी हो जाती है, जैसे गोपाल जी बता रहे थे, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर लगातार जानकारी दर्शकों के साथ साझा करते हैं। दलीलें जब बड़ी हो जाती हैं तो कई बार कोर्ट थोड़ा टाइम भी मांग लेता है, तो थोड़ा टाइम है। अब देखिए, जब देश ने 17 साल इंतजार कर लिया इंसाफ के लिए, तो ये वक्त भी ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली देर रात का वक्त है, अभी एजेंसीज भी पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली पुलिस के ऊपर आप देख सकते हैं क्या कुछ बर्डन है, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसी भी तरीके से खराब ना हो, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव भी है। इसलिए आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो एनआईए ने साझा की। पीठ दिखाइए, पीठ एनआईए की भी आपको जो अधिकारी हैं उनकी पीठ नजर आएगी, और इस आतंकी की पीठ भी नजर आएगी, क्योंकि ऐसे चेहरे कौन देखना चाहता है भाई। और सेंटिमेंट्स हर्ट भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो किस तरीके से इन तस्वीरों को देखे। इसलिए ये तस्दीक कर दी कि देखिए आपका जो दोषी है, आपका जो कल्प्रिट है, उसको हम भारत ला चुके हैं, और आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो काम इसने किए हैं उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। मेरे साथ गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, इंतजार तो उस बड़ी खबर का ही है, लेकिन बार बार उसके इर्द गिर्द के सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब अगर तहव्वुर राणा को यहां से कस्टडी मिलती है तो ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल 10 दिनों की अगर मिलती है, क्योंकि अब हम हाइपोथेटिकली हो सकते हैं, क्योंकि इंतजार उस बड़ी खबर का है, फिर उस पर मैं अपडेट लूंगा आपसे। लेकिन अगर 10 दिनों की मिलती है तो 10 दिन वो एनआईए हेडक्वार्टर्स में ही रहेंगे, या फिर उन 10 दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसको मुंबई भी ले जाया जा सकता है। उन जगहों पर जहां पर उसने रेकी की उन जगहों पर भी ले जाया जा सकता है।
बिल्कुल रोहित, न सिर्फ 10 दिन एनआईए हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन जगहों पर भी ले जाया जाएगा जहां पर आतंकी हमला से पहले, यानी कि मुंबई बम से पहले जो है इसने रैकी की थी, वहां पर भी ले जाने के प्रयास एनआईए द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एनआईए के पास पर्याप्त जो है वो समय है। सिर्फ अगर एनआईए को लगता है कि हम 10 दिन तक सिर्फ यहाँ हेडक्वार्टर में ही रह करके पूछताछ करेंगे, क्योंकि पूछताछ के लिए 10 दिन का समय के लिए उसके पास सवालों की जो फेहरिस्त है वो काफी है, तो फिर एनआईए जो है 10 दिन तक मुख्यालय में ही रह करके पूछताछ कर सकती है और फर्दर बाहर ले जाने के लिए अलग से रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि उसके पास अधिकार है कि 1 महीने तक वो रिमांड ले सकती है। तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि आखिर एनआईए जो है जो 10 दिन या जितने दिन की रिमांड मिलेगी तो उस रिमांड के दौरान ऑब्वियसली गोपाल जी लगातार ये तमाम अपडेट्स हैं अब, क्योंकि हाइपोथेटिकल होना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम चीजें आप मुझे डिस्क्राइब कर ही चुके हैं। और अभी ये जो तस्वीरें, बार बार यही तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं, इंतजार है, ये तस्वीरें भी आप थोड़ा देख लीजिए। इंतजार जिस बड़ी खबर का है वो बड़ी खबर गोपाल जी लगातार आपको देंगे ही। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो चुकी है तहव्वुर राणा की। एनआईए की तरफ से कृष्णन साहब है जो कि दलीलें रख रहे हैं, ऐसे ही वकील किया गया है तहव्वुर राणा की तरफ से, जो कि उस तरफ से भी दलीलें रखेंगे। अब दोनों दलीलों से कितने सेटिस्फाई होते हैं, ऐसी जानकारी है, सोर्सेज बता रहे हैं कि भैया 14 दिनों की कस्टडी मांगी है एनआईए ने। अब कितने दिनों की मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक बड़ा माइलस्टोन है एनआईए के लिए। वैश्विक पटल पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा एनआईए के लिए। इतना बड़ा देश है, 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद बहुत सारी जगहों पर हम लोग बहुत स्ट्रांग भी हुए हैं, कई जगहों पर हम और स्ट्रांग हो रहे हैं। आतंकवाद मुक्त राष्ट्र, देखिए आतंकवाद से मुक्त कोई राष्ट्र आपने देखा है? आप अमेरिका देख लीजिए, वहां पर आप देखते हैं एकदम से फायरिंग हो जाती है, उससे बेहतर कंडीशंस आपको भारत में नजर आती हैं। ऐसे ही आप किसी भी वेस्टर्न यूरोप की किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, वहां पर भी लोगों में आतंक, लोगों में दहशत रहती है, उससे बेहतर कंडीशन में। लेकिन जिस तरीके से प्री प्लान तरीके से इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वो दोबारा ना हो, ये संकल्प भारत का था। और उस संकल्प में हर रोज हमारे मैन इन यूनिफॉर्म, हमारी एजेंसीज, हमारे अधिकारी जो लेवल के लिए, ग्राउंड लेवल के लिए, धरातल के लिए जो पॉलिसी मेकर है, उनको सैल्यूट है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो 26/11 की जब हम बात करते हैं तो वो मैन इन यूनिफॉर्म जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, उस वक्त का पूरा मंजर आप एक बार याद कीजिए कि किसी जगह पर सीएसटी, जहां से कसाब को कस्टडी में लिया गया था, कसाब वहां पर गोलियां चला रहा था, जो लोग थे वहां पर वो तितर बितर हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो हमारे मुंबई पुलिस के जवान थे वो उस दिशा में भाग रहे थे जहां से गोलियों की आवाज, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, उस तरफ भाग रहे थे। तो आप समझिए क्यों मैन इन यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है देश में। और अब हर एक चीज का हिसाब इसी धरा पर, इसी धरती पर, भारत की इस पावन धरा पर होना है। राणा इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है, दलीलें दोनों तरफ से जारी हैं। किसी भी वक्त वो बड़ी खबर आ सकती है जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, जिसका इंतजार मैं कर रहा हूं। गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की पेशी हो चुकी है। आपने देखा होगा एयरफोर्स स्टेशन यानी पालम एयरपोर्ट से डायरेक्ट पहले वहीं पर मेडिकल हुआ, और उसके बाद जब सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई, तस्दीक हुई रात के वक्त, ताकि किसी भी तरीके से, अभी भी आप देखिए आसपास आपको लगातार जो वहाँ से ट्रैफिक है वो जाता हुआ नजर आ रहा होगा। दिल्ली मेट्रो सिटी है, रुकती नहीं है, थमती नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट मौके पर है, और हमारी एजेंसीज के लिए ये वाकई एक बड़ा माइलस्टोन आने वाले वक्त में भी साबित होने वाला है, साबित होगा ही होगा। अभी गोपाल जी कुछ अपडेट अगर आपके पास आए तो प्लीज आप वो दीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अब देश में जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में हमने एनआईए की भी कार्यशैली देखी, पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ, उसमें टेरर फंडिंग को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी, एनआईए बहुत एक्टिव हुई है, और शायद एनआईए का गठन भी इसीलिए किया गया था। इतने कम वक्त में एनआईए की जो ग्लोबली रिस्पेक्ट है, ग्लोबली जो वैल्यू बनी है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है। उनके काम करने का तरीका वाकई काबिल तारीफ है।
जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि एनआईए के पास यह अधिकार है हमारे भारतीय कानून के हिसाब से कि अगर किसी दूसरे देश में गुनाह हुआ है और वो कोई व्यक्ति भारत में गुनाह करके दूसरे देश भाग जाता है तो वहां पर भी जा करके वो उस गुनाहगार के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है, जांच को आगे बढ़ा सकती है, जांच कर सकती है। तो यह संविधान ने इस तरीके के अधिकार दिए हुए हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है एक साझा कानून बना करके किया गया है और बाकी देशों के साथ भी इसी तरीके के जो है कानून बनाए गए हैं। तो एनआईए का जहां तक सवाल है तो काफी जो है मजबूत और काफी स्ट्रांग उसके पास अधिकार है, पावर है, किसी भी स्थिति में जाकर के वो इस मामले की जांच करते हैं। और अक्सर आज के समय में जब कहीं बम ब्लास्ट होता है या कहीं सीरियल ब्लास्ट होता है या इस तरीके की कोई आतंकी गतिविधियां होती है तो फिर एनआईए को ही इस मामले में जांच के लिए भेजा जाता है और एनआईए ही मौके पर जाती है, वहां से सेफएल वगैरह के जो है वहां जो मौजूद सबूत होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद जांच को आगे बढ़ाती है। तो एनआईए की जो कार्यशैली है वो काफी एक अलग तरीका है एनआईए का जांच करने का। बाकी एजेंसियों के अलावे जो है अगर सीबीआई, ईडी की हम बात करें तो उनकी कार्यशैली और एनआईए की कार्यशैली, दोनों की कार्यशैली जो है बिल्कुल अलग है और अलग अलग तरीके से दोनों एजेंसियां जो है, तीनों एजेंसियां जांच करती हैं। ठीक है गोपाल जी, लगातार मैं आपके साथ संवाद कर ही रहा हूं, कुछ भी आ जाए तुरंत आप ब्रेक कीजिएगा, हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगे आप। ये तस्वीरें जो मैं लगातार आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, पुलिस फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। किसी भी तरह मामला बहुत सेंसिटिव भी है, सबकी निगाहें भी हैं इस पूरे मामले पर। एक तरफ मीडिया का जमावड़ा है, दूसरी तरफ पूरा भारत इस वक्त इस खबर का इंतजार कर रहा है कि कितने दिनों की कस्टडी तहव्वुर राणा इस आतंकी को मिलती है। आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा चुका है। दोनों तरफ से दलीलें इस वक्त रखी जा रही हैं और इंतजार है उसी खबर का जिसका इंतजार आपको है, हमको है। अब से कुछ ही देर में वो अपडेट्स भी, वो इंडिकेशंस भी हम आपको देंगे जो कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले वक्त में तहव्वुर राणा इस पूरे मामले को लेकर यानी 26/11 को लेकर किस तरह से एक्सपोज करता है पाकिस्तान को, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। दूसरी तरफ चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल हर चीज़ में लगातार बनता ही है, तो ऐसे में उस फैक्टर पर भी हम लगातार बात करेंगे। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं